हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 3 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 3 मार्च के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, टिहरी बांध की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आपका टिहरी बांध है ना, ये किन दो नदियों के संगम पर जो है इसका निर्माण जो वो किया गया है। तो देखिए, टिहरी बांध को जो है ना, ये आपका भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर जो है इस बांध का निर्माण जो वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टिहरी बांध का जो निर्माण है ना, ये आपका वर्ष 1978 में शुरू हुआ था और वर्ष 2006 में जो है इसे पूरा किया गया था। इसके अलावा अगर अन्य बांध की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश की सतलज नदी पर जो ये आपका बना हुआ है। हीराकुंड बांध की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा की महानदी पर जो ये आपका बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध की बात कर ले तो यह जो आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर जो ये आपका बना हुआ एक बांध है। इसके अलावा मेट्टूर बांध की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका मेट्टूर बांध है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य के कावेरी नदी पर जो ये आपका बना हुआ है। रिहंद बांध की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश की रिहंद नदी पर जो ये आपका बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका इंदिरा सागर बांध है ना, ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर जो ये आपका बना हुआ है। कोयना बांध की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र के कोयना नदी पर जो ये आपका बना हुआ है। कलनई बांध की बात कर ले तो ये जो आपका तमिलनाडु का एक बांध है, जो कि आपका 150 ईस्वी में चोल वंश के करिकाला के द्वारा जो है इस बांध को जो वो बनवाया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि तमिलनाडु में पोंगल पर्व में कानुम जो पोंगल है ना, ये किस दिन जो ये मनाया जाता है। तो देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और मकर संक्रांति को तमिलनाडु में जो है ये आपका पोंगल के नाम से जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका पोंगल पर्व है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आपका पोंगल पर्व है ये आपका 4 दिनों तक चलने वाला एक पर्व है, जो कि आपके 4 दिनों को जो है ये आपका अलग अलग नामों से जो वो जाना जाता है। जिसे पहले दिन की अगर बात कर ले तो देखिए, पहले दिन के पोंगल को जो है ये आपका भोगी पोंगल जो वो कहा जाता है। दूसरे दिन के पोंगल को जो है ना, ये आपका सूर्य पोंगल जो वो कहा जाता है और इसमें आपका सूर्य देव की जो वो पूजा की जाती है। तीसरे दिन के पोंगल को जो है ये आपका मट्टू पोंगल जो वो कहा जाता है और चौथे दिन के पोंगल को जो है ये आपका कानून पोंगल जो वो कहा जाता है। तो शायद आपका कानून पोंगल ही पूछा गया था, तो चौथा दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोसी नदी निम्नलिखित में से जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो देखिए, कोसी नदी की बात कर ले तो इसे जो आपका बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है और ये जो आपका गंगा नदी का जो है एक सहायक नदी है। तो गंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गंगा की जो है कुल लंबाई कितनी है, तो ये आपका 2525 किलोमीटर है। इसके अलावा बात कर ले गंगा नदी ये जो आपका कहाँ से निकलती है, तो ये आपका उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भागीरथी के रूप में जो ये आपका निकलती है और हिमालय क्षेत्र से निकली अलकनंदा देवप्रयाग में जो है ये आपका भागीरथी से जो वो मिलती है और यहीं से इसे जो आपका गंगा का नाम जो है वो दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर गंगा नदी की अन्य सहायक नदियों की बात कर ले तो देखिए, बाई सहायक नदियों में आपके राम गंगा जाती है, घाघरा, काली, गंडक, बूढ़ी और कोसी, ये सभी जो है ना गंगा नदी के बाई की जो वो सहायक नदियां हैं। और दाएं से की तरफ से अगर सहायक नदियों की बात कर ले तो ये जो आपका यमुना, पुनपुन, दामोदर और सोन जो है ना, ये आपके गंगा नदी के जो है दाईं ओर से सहायक नदियां हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि नामचिक नामपुक कोयला खदान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका नामचिक नामपुक कोयला खदान है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा भारत के प्रमुख कोयले खदानों के बारे में जान लेते हैं, जहाँ की कौन कौन से राज्य में स्थित है। जैसे कि झरिया कोल्ड फील्ड, और जो कि आपका भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है, और ये जो आपका झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में आपके कौन कौन से कोयले के खदाने हैं, तो ये जो आपका तालचेर है, इसके अलावा हिमगिरी है, रामपुर है, झारसुगुड़ा है, ये सभी जो कोयला खदाने हैं ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो देखिए कोरबा, बिश्रामपुर, इसके अलावा सोनहत, झिलमिल, हसदो, अरंड जैसी जो कोयले खदानें हैं ना, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो देखिए कांतापल्ली, सिंगरेनी जैसी जो कोयली खदानें हैं ना, कोयला खदान, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोथागुडेम की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका कोथागुडेम है ना, ये आपका तेलंगाना में स्थित है। नेवेली जैसी जो कोयला खदानें हैं ना, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा मकूम, नज़ीरा, जंजी, जयपुर जैसी जो कोयला खदानें हैं ना, ये आपका असम राज्य में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में जो है ना, ये आपका एंथ्रासाइट कोयला जो वो पाया जाता है। इसके अलावा सिंगरौली और पेंच कन्हान, ये जो कोयला भंडार है ना, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार किस राज्य में है, तो ये आपका झारखंड राज्य में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के जरिए जो है एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 7वां संशोधन अधिनियम हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1956 में हुआ था, और इसी संशोधन अधिनियम के जरिए जो है एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो है राज्यपाल जो वो नियुक्त किया जा सकता है। तो 7वां संशोधन अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अलीगढ़ की जो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा वर्ष 1864 में जो है अलीगढ़ के साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो वो किया गया था। तो सर सैयद अहमद खान आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने ही जो है भारत के मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तर्ज पर सोसाइटी की स्थापना भी जो वो किए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1875 में द मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक भी जो ये रहे थे, और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जो है ये आपका जो वो विकसित हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरा था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है ना, ये किनके द्वारा जो वो किया जाता है। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है ना, ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो वो किया जाता है। तो राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। अगर आपसे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा जाए, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है ना, ये किनके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है ये आपके संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां, सदस्यों और नियुक्ति और उनके बर्खास्त सभी का उल्लेख जो वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ना, ये कौन करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संसद के संयुक्त बैठक यानी आपका राज्यसभा और लोकसभा की जो बैठक है ना, ये आपके भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के द्वारा जो है ये बुलाते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता की बात कर ले तो देखिए इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है वो किया जाता है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं ना, तो उनकी अनुपस्थिति में यानी गैर हाजिरी में जो है फिर आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है ये आपके अध्यक्षता जो वो करते हैं। और अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अगर अनुपस्थित रहते हैं, तो इस परिस्थिति में जो है राज्य के उपसभापति के द्वारा जो है ये आपका अध्यक्षता जो वो किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि 71वें संविधान संशोधन के जरिए किन भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में जो ये आपका जोड़ा गया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 71वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका वर्ष 1992 में जो ये आपका लागू हुआ था। और इसमें इसी संविधान संशोधन के जरिए हमारे संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जो वो जोड़ा गया था। और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो पहला आपका कोंकणी था, सेकंड आपका मणिपुरी था, और थर्ड जो था ये आपका नेपाली भाषा था। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है ना, ये भारत की भाषाओं से जो वो संबंधित है और 8वीं अनुसूची में जो है 22 भारतीय भाषाओं को जो वो आपका शामिल किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में आपके 14 भाषाओं को ही जो है 8वीं अनुसूची में संवैधानिक मान्यता जो वो दिया गया था। लेकिन बाद में जो आपका जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1967 में हुआ था, और इसमें आपके सिंधी भाषा को जो है आपका जो वो आपका 8वीं अनुसूची में जो वो जोड़ा गया था। एक खतरनाक संविधान संशोधन तो मैंने आपको बता दिया, इसके तहत आपका 3 जो है आपका भाषा को जो वो जोड़ा गया था। इसके बाद आपका 92 जो 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना, जो कि आपका 2003 में हुआ था, और इसमें भी जो आपके बोडो और डोगरी और मैथिली भाषा और संथाली भाषा को जो है ये आपका शामिल जो वो किया गया था। यानी 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 4 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में जो वो जोड़ा गया था, और ये 4 भाषाएं जो वो देख सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, और मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि संविधान संशोधन से जो आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं, तो संविधान संशोधन आप जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 52वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका किससे संबंधित है। तो ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर रिपीट हो रहा है या नहीं प्रश्न। तो देखिए कल के ही शिफ्ट में आपका ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए 52वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो देखिए इसी संशोधन के जरिए जो है संविधान की 10वीं अनुसूची में जो है आपका दल बदल विरोधी कानून को जो ये आपका जोड़ा गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है ना आपका कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर जो ये आपका लागू होता है। और ये जो आपका 52वां संविधान संशोधन है ये आपका कब पारित किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1985 में जो है संसद के द्वारा जो है इसे पारित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए संविधान संशोधन से आपके लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए इससे पहले आपका पहला संविधान संशोधन भी जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले संविधान संशोधन के तहत आपकी 9वीं अनुसूची को जब वो जोड़ा गया था। 12वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो इसे जो आपका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गोवा, दमन और दीव का जो है ये आपका समावेश जब वो किया गया था। 14वें संविधान संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए जो है विधानसभा का निर्माण जो वो किया गया था। और 26वां भी आपका पूछा गया था। तो 26वें में राजघराने के पूर्व शासक को दिया गया राज्य भत्ता जो वो आपका समाप्त जो वो कर दिया गया था। 31वें संविधान संशोधन की बात कर ले तो इसमें आपका संसद का आकार जो है 525 से बढ़ाकर 545 सीट जो वो किया गया था। 42वां संविधान संशोधन तो आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको ये पता ही होगा। 44वां भी आपको पता ही होगा, मैंने सुबह ही आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये बताया था। 53वां की बात कर ले तो इसमें आपका मिजोरम राज्य के संबंध में जो है आपके विशेष प्रावधान जो वो किए गए थे। 61वां के बारे में पूछा जाता है। देखिए 61वां जो संविधान संशोधन है ना, इसमें मतदान की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो वो कर दिया गया था। और आप कमेंट करके जवाब आपको जरूर देना है कि 61वां जो संविधान संशोधन है ना, ये किस वर्ष में लागू हुआ था। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट अगर 69th अगर संशोधन की बात कर ले तो इसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जो है ये आपका नामित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला जो है ना ये कौन सी है। तो देखिए भारत की जो सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है ना, एक तो आपका नीलगिरी है, इसके अलावा कार्डेमम भी है और थर्ड आपका अन्नामलाई भी है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक जो है ना ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया था। तो देखिए द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो है ना ये आपके विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो विनायक दामोदर सावरकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पुस्तक है ना पहली बार वर्ष 1909 में जो है ये आपका नीदरलैंड में प्रकाशित किया गया था। और शुरुआत में जो इसे आपका मराठी भाषा में जो वो लिखा गया था, लेकिन पुस्तक को फिर से जो आपका भगत सिंह के द्वारा जो है ये आपका प्रकाशित वो किया गया था। और भगत सिंह ने जो है उर्दू और पंजाबी में जो इसका अनुवाद जो वो किए थे। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसे तमिल में जो वो प्रकाशित किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपके पुस्तक में जो है ना ब्रिटिश के खिलाफ 1857 के विद्रोह का वर्णन जो वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि एक आपका संविधान संशोधन से हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न बन रहा है और एक आपका 1857 के विद्रोह से भी जो है हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसे पेश किया गया था। आप फिर से देख सकते हैं संशोधन अधिनियम पूछा गया है। तो देखिए जीएसटी जो है ना यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये आपका वर्ष 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जो है इसे पारित किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर जीएसटी की बात कर ले तो देखिए जीएसटी जो है ना एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी के जो आपके 4 बुनियादी दर संरचनाएं होती है और वो 4 बुनियादी दर संरचना कौन कौन सी है तो 5%, 12%, 18 और 28% होता है। जीएसटी के अगर आदर्श वाक्य की बात कर ले तो इसका जो आदर्श वाक्य है ना ये आपका वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जीएसटी बिल को राज्यसभा के द्वारा जो है कब पारित किया गया था तो ये आपका 3 अगस्त 2016 को जो वो पारित किया गया था। लोकसभा के द्वारा बात कर ले तो ये आपका 8 अगस्त 2016 को जो ये आपका पारित किया गया था और जो आपका राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी पर हस्ताक्षर जो है ना ये आपका 8 सितंबर 2016 को जो वो किया गया था। और जीएसटी को लागू कब किया गया था भारत में तो ये आपका 1 जुलाई 2017 से जो है आपका जीएसटी जो वो लागू किया गया था। और ये जो आपका जीएसटी परिषद से गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो ये आपका अनुच्छेद 279 का ए है। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं तो ये आपके केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। और जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ये आपके अरुण जेटली रहे थे। और जीएसटी की जो अवधारणा ये पहली बार 2005 में जो है पी चिदम्बरम के द्वारा संसद में जो है आपका प्रस्तुत किया गया था। और भारत ने दोहरे जीएसटी के जो है कनाडाई मॉडल को जो वो चुना था। और जीएसटी लागू करने वाला जो आपका विश्व का पहला देश है ना ये आपका फ्रांस देश है जो कि आपका 1954 में जो ये आपका लागू किया गया था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो ये कौन सा है। आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए जो है कहाँ पर एम्स की आधारशिला जो वो रखे हैं यानी उद्घाटन जो वो किए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दरभंगा में यानी एम्स दरभंगा की आधारशिला जो है ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका आधारशिला जो वो रखा गया है। तो एम्स दरभंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। और एम्स दरभंगा जो है ना ये आपका पटना एम्स के बाद बिहार का जो ये आपका दूसरा एम्स है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विद्युत धारा को जो है ये किस में मापते हैं यानी विद्युत धारा का जो आपका सिर्फ ऐसा इकाई जो वो पूछा गया था। तो देखिए विद्युत धारा को जो है ना ये आपका एम्पियर में जो वो मापा जाता है। तो एम्पियर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यानी इसकी जो इकाई होती है मापने की इकाई वो आपका एम्पियर होता है। वहीं अगर एग्जाम में प्रश्न ये पूछ ले कि विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका एमीटर के द्वारा जो वो मापा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ना ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी जिसे आप TIR कहते हैं यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं इसका जो परिणाम है ना ये कौन सा उदाहरण जो है वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चमकते हीरे में होने वाली घटना जो है ना ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो वो परिणाम है। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की बात कर ले तो ये जो आपका तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से जो है ये कम सघन माध्यम में जो वो जाता है और जब प्रकाश सीमा पर क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पर टकराता है तभी आपका जो है TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलता है। और तब किरण उसी माध्यम में जो है आपका वापस जो है ये आपका परिवर्तित जो वो हो जाता है। और इसके अगर कुछ उदाहरण की बात कर ले तो देखिए हीरे की चमक, इसके अलावा कांच के बर्तन में दरार से प्रकाश का प्रवर्तन, पानी से भरी खाली टेस्ट ट्यूब का दर्पण जैसा चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, ये सभी जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अन्य उदाहरण है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने जो है किस वर्ष में भारत की बागडोर जो है अपने हाथों में जो वो ले ली थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1858 में जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने जो है भारत के बागडोर को अपने हाथों में जो वो ले ली थी। तो 1858 आपका करेक्ट आंसर होगा। और उस समय उन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को जो है राजशाही के अधीन भी जो वो कर दिया था। और वर्ष 1876 में उन्हें भारत की महारानी भी जो है वो घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महाभारत में आपके कुल कितने अध्याय हैं। तो देखिए महाभारत की बात कर ले तो इसमें आपके कुल 18 अध्याय हैं और इन्हें जो आपका पर्व भी जो है वो कहा जाता है। और महाभारत को महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो वो लिखा गया था और ये जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो 18 अध्याय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे की शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण में कितने अध्याय हैं तो देखिए रामायण में कुल आपके 7 अध्याय हैं और जिन्हें कांड के नाम से जो वो जाना जाता है। और इन 7 कांडों में लगभग आपके 500 सर्ग यानी अध्याय हैं और रामायण में करीब जो है आपके 24,000 श्लोक हैं। और रामायण को जो है ये आपका संस्कृत का एक महाकाव्य है। और ये जो आपका रामायण है ना ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है तो ये आपके वाल्मीकि जी के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1951 में भूदान आंदोलन को जो है ये किसने शुरू किया था। तो देखिए 1951 में भूदान आंदोलन को जो है ना ये महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे के द्वारा जो वो शुरू जो वो किया गया था। और ये जो आपका भूदान आंदोलन था एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। तो विनोबा भावे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जो है किस बैंकिंग शाखा को जो है ये बैन जो वो कर दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के द्वारा पेटीएम जो पेमेंट बैंक की जो सेवाएं हैं ना वो आपका 29 फरवरी 2024 से जो है बैन का आदेश जो वो जारी किया गया था। तो पेटीएम पेमेंट बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना ये आपका नेशनल हाईवे 44 है और इसे पहले आपका NH7 के नाम से भी जो वो जाना जाता था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका NH44 है ना ये आपका जम्मू कश्मीर के उत्तरी छोर पर श्रीनगर को जो है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी से जो ये आपका जोड़ता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अनुच्छेद 19 के बारे में जो है आपका सही नहीं जो है वो नहीं दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में जो है आपका दिया गया था कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये जो आपका गलत जो वो दिया गया था क्योंकि अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है ना ये आपका अनुच्छेद 19 में नहीं है बल्कि आपका अनुच्छेद 25 में जो ये आपका दिया गया है। और अनुच्छेद 25 के मुताबिक जो है सभी लोगों को अंतःकरण की आज़ादी और धर्म को मानने, इसके अलावा आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार भी जो वो दिया गया है। और ये जो अधिकार है ना ये आपका नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को जो वो मिलता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 19 की बात कर ले तो ये जो आपका वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो वो प्रावधान करता है और ये जो अधिकार है ना ये आमतौर पर राज्य के खिलाफ जो ये आपका लागू होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संत तुकाराम जो है ये आपके किस राज्य से हैं। तो देखिए संत तुकाराम की बात कर ले तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य से हैं। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में मंत्रिपरिषद की जो अध्यक्षता है ना ये कौन करता है। तो देखिए भारत में मंत्रिपरिषद की जो अध्यक्षता है ना ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो वो किया जाता है। तो प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि HDFC बैंक ने हाल ही में जो है गीगा ऐप जो है ये किसके लिए जो वो लॉन्च किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में गीगा नाम से एक वित्तीय सेवा पहल जो है ना ये गीगा वर्कर्स के लिए HDFC बैंक के द्वारा जो वो लॉन्च किया गया है, जिसे खास तौर पर जो है गीग वर्कर्स और फ्रीलांसरों के लिए जो है ये आपका डिज़ाइन जो वो किया गया था। तो गीग वर्कर्स आपका करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन में आपका गीग वर्कर्स जो वो दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वर्ष 1858 के बाद किसे वासराय के नाम से जो वो जाना जाने लगा था। तो देखिए वर्ष 1858 के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल को जो है वासराय के नाम से जो वो जाना जाने लगा था। तो गवर्नर जनरल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के पहले वासराय जो ये कौन थे। तो देखिए भारत के जो पहले वासराय थे ना ये आपके कैनिंग थे और कैनिंग का जो कार्यकाल है ना ये आपका वर्ष 1856 से लेकर जो है 1862 तक रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1991 की आर्थिक नीति से जो है कृषि पे कैसा प्रभाव जो वो देखने को मिला था। तो देखिए 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद कृषि उत्पादन में जो है ये आपका बढ़ोतरी हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कृषि क्षेत्र पर सुधारों का असर जो है ना ये सटीक तौर पर जो है वो नहीं मापा जा सकता था। और 1991 के आर्थिक नीति से आपका क्या क्या प्रभाव देखने को मिला था। तो इसमें आपका कृषि की GDP में जो ये आपका बढ़ोतरी जो वो देखने को मिला था, फसल पद्धति में जो ये आपका बदलाव देखने को मिला था, किसान को मौद्रिक मुआवजे के जो है बदले में अपनी फसल का
कुछ हिस्सा सरकार को जो है बेचने का विकल्प भी जो वो दिया गया था। इसके अलावा इस 1991 के आर्थिक सुधारों के अगर अन्य प्रभाव की बात कर ले तो इसमें आपके विदेशी निवेश में जो है आपका बढ़ोतरी देखने को मिला था, निर्यात में आपका सुधार हुआ था, घरेलू पूंजी बाजार भी जो आपका खुला था, स्टॉक एक्सचेंज और कई डिपॉजिटरी बैंक और बीमा भी जो ये आपके शुरू जो वो किए गए थे, और उद्योगों को उत्पादन क्षमता में विविधता लाने और उत्पादन की लागत कम करने की भी आज़ादी जो वो दी गई थी। निजी क्षेत्र को लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधियों भी से भी जो है आपका मुक्ति जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा अगर इसके नकारात्मक प्रभाव की बात कर ले तो देखिए इसमें आपके नकारात्मक प्रभाव में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में आपका कमी जो वो देखने को मिला था, घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल का जो वो ये आपका प्रभाव पड़ा था और रोजगार के अवसर जो ये आपके कम हो गए थे। इसके साथ ही आपका राजकोषीय घाटा भी जो है ना ये आपका बढ़ गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1947 में जब देश की स्वतंत्रता मिली थी ना, तब भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में जो है सबसे जो अधिक योगदान देने वाला जो है ये क्षेत्र जो ये कौन सा रहा था। तो देखिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला जो क्षेत्र रहा था ना ये आपका एग्रीकल्चर रहा था, यानी कृषि क्षेत्र रहा था। तो कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1414 से 1421 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था। तो देखिए 1414 में दिल्ली का जो शासक था ना ये आपका खिज्र खान था। तो खिज्र खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल हैं। तो देखिए अफगानिस्तान में जो है ये आपका सोतू घई और मुंडीगक अफगानिस्तान में जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र स्थल है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नगर हवेली किन दो राज्यों से सीमा साझा करती है। तो देखिए नगर हवेली की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तर में गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्यों के साथ जो है ये आपका सीमा साझा जो वो करती है, यानी ये जो आपका दो राज्यों के बीच जो है ये आपका स्थित है। तो दो राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट है ना ये आपका पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1959 में हुआ था, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना जो वो किया गया था। और किस देश की सहायता से जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो देखिए दुर्गापुर पावर प्लांट की जो स्थापना है ना ये आपके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन देश की मदद से जो है इसका निर्माण जो वो किया गया था। और ये जो आपका दुर्गापुर पावर प्लांट है ना ये आपका दामोदर नदी के किनारे बना हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कमल के पत्ते पर पानी की बूंद जो है ये किस कारण से जो वो चमकता है। तो देखिए कमल के पत्ते पर पानी की जो बूंद है ना ये आपका सुपर हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण जो है ये आपका चमकता है। तो सुपर हाइड्रोफोबिक नेचर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर करंट से देखने को मिला था कि 27वीं राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष की जो बैठक है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 27वीं जो राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष की जो बैठक है ना ये आपका 24 से 26 अक्टूबर 2024 को जो है ये आपका सामोआ के अपिया में जो इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो अपिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसका विषय क्या रहा था। तो ये आपका जो विषय रहा था ना वन रेसिलिएंट, ये जो आपका कॉमन फ्यूचर रहा था, यानी अगर बात कर ले ट्रांसफॉर्मिंग ओवर कॉमनवेल्थ जो है इसका जो वो विषय रहा था। और भारत का जो प्रतिनिधित्व है ये कौन किए थे। तो ये आपके केंद्रीय मंत्री जो है किरण रिजिजू के द्वारा जो वो किया गया था। वहीं अगर 26वां के बारे में पूछा जाए तो देखिए 26वां जो आपका शासनाध्यक्ष का जो बैठक है ना ये आपके 2022 में किगाली रवांडा में किया गया था। 28वें की बात करें तो ये आपका 2026 में जो है ये आपके एंटीगुआ एवं बरमूडा में जो है इसका बैठक जो वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में पूछा जाए तो देखिए 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ना ये आपका 22 से 24 अक्टूबर तक जो है ये आपका कजार रूस में जो इसका आयोजन जो वो किया गया था। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ना ये आपके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो वो आपका किया गया था, यानी व्लादिमीर पुतिन के
पुतिन के द्वारा जो वो किया गया था। और भारत का जो प्रतिनिधित्व है ना, ये किसने किया था, तो ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वो किया गया था। और इसका थीम क्या रहा था, तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को जो है वो सुदृढ़ जो वो करना है, ये जो आपका रहा था। और 15वां जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका 2023 में जो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और 17वां जो होगा ना शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका 2025 में ब्राजील में जो ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले एससीओ के शासन अध्यक्षों की परिषद की जो 23वीं बैठक है ना, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये आपका 15 से 16 अक्टूबर 2024 तक जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो वो किया गया था। और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है ना, ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा जो वो किया गया था। और इसमें आपके कुल सदस्य जो देश रहे थे, ये आपके 10 देश रहे थे। और 10वां जो देश था ये आपका बेलारूस रहा था। और 9वां जो देश है ना, ये आपका ईरान रहा था। वहीं अगर 22वीं बैठक की बात करें तो देखिए एससीओ की जो 22वीं बैठक है, ये आपका किर्गिस्तान में जो ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले अगर 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024, ये जो आयोजन है ये आपका 19 नवंबर 2024 को जो है ये आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो इसका आयोजन जो वो किया गया था। इसका थीम आप देख सकते हैं। और इसका भारत का जो प्रतिनिधित्व है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 18वां के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका 2023 में जो है आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 20वां सम्मेलन जो ये आपका कहाँ पर होगा, तो ये आपका 2025 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अगर पूछा जाए यानी COP29 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका 11 से 22 नवंबर 2024 तक जो है ये आपका अजरबैजान के बाकू में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसका थीम क्या रहा था, तो ये आपका इन्वेस्टिंग इन ए लाइवेबल प्लेनेट फॉर ऑल जो वो रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और आपका साइंस से जो वो देखने को मिला था, जो कि आपका 50वां क्वेश्चन रहा था कि दो समान ध्रुव वाले चुंबक के बारे में सही से याद उनको नहीं था। बस इतना ही बोल देंगे तो सभी बच्चों को शायद वो समझ में आ जाएगा कि चुंबक से जो है आपके क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। तो ये जो आपका 50वां क्वेश्चन जो वो जीके जीएस का जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा अगर मैथ्स के क्वेश्चन की बात कर ले तो मैथ्स में आपका एक क्वेश्चन आया था कि 120 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है ना ये क्या होगा। इस प्रकार के आपका मैथ्स जो वो देखने को मिला था। तो अगर आपने इसको बनाया है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका उत्तर जो वो कितना आ रहा था, ताकि और भी बच्चे जो है इसका आंसर जो वो मिला सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एग्जाम हो जाता तो जैसे कि अभी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा तो आप भी क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। और क्वेश्चन कैसे भेजना है तो देखिए मैं आपको टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं कि क्वेश्चन भेजने का लिंक आपका दिया गया है टेलीग्राम का। तो आप उस पर ज्वाइन करके जो है एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। जैसे आपके बच्चे मदद कर रहे हैं तो आप भी बच्चों की मदद किया कीजिए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नहीं भेजेंगे तो मैं फिर वीडियो जो वो नहीं बना पाऊंगा। हालांकि वीडियो तो बनाऊंगा ही, लेकिन क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है ना तो आप जो है टेलीग्राम पे क्वेश्चन जो वो जरूर भेजा कीजिए। और इसी प्रकार रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।